हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीचमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सभी बड़ी मस्ती में होंगे और जो है होली का काफ़ी जो है आनंद उठा रहे होंगे। तो मैं इस चैनल को कुछ दिनों से जो है बंद कर रखा था, नहीं मतलब कि किसी भी वीडियो को मैं डाल रहा था। तो मेरे साथ कुछ समस्याएं थी जिसके कारण मैं वीडियो जो है नहीं डाल रहा था। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि इस चैनल को यानी कि एक रन अप दूँ और जो है अच्छे से इसको चलाऊँ। इसके लेकर के मैं यानी कि फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फिर आप सभी को जो है यानी कि इस चैनल को सपोर्ट करना है और प्यारा सा लाइक और आशीर्वाद देना है। तो आज जो है मैं इस चैनल को चालू करने जा रहा हूँ और मेरा जो आज का क्लास होगा वो नंबर सिस्टम होगा और क्लास 10 से है, कुछ बेसिक है जो कि मैं बताना चाहता हूँ प्रत्येक स्टूडेंट को। जो कि शुरुआती अगर किसी प्रकार का बेसिक में कमजोरी है तो फिर आगे का जो चैप्टर है वो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जिसके वजह से कई समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती हैं चैप्टर पढ़ने में। तो आज मैं सिस्टम पद्धति से कुछ बताना चाहता हूँ। तो आप सभी जो है अगर वीडियो लास्ट में देखने के बाद अगर जो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और जो है शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। और अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगता है तो फिर लाइक और जो है शेयर या फिर जो है सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे एक प्रकार का प्रेरणा मिलेगा और इस प्रकार का मैं वीडियो और अधिक से अधिक डालूँ। तो आपका जब तक आशीर्वाद प्यार नहीं रहेगा तब तक जो है किसी प्रकार का मुझे प्रेरणा नहीं मिलेगा और मैं हिम्मत से जो है वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो आप सभी का प्यार चाहिए और फिर सपोर्ट भी चाहिए और जितना शेयर हो उतना कीजिए और फिर लाइक और सब्सक्राइब भी इसको कीजिए। तो आज जो है मैं क्लास 10th संख्या पद्धति है जो कि नंबर सिस्टम है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सभी जाने कि परिमेय संख्या क्या होता है ना। तो परिमेय संख्या जो है वैसी संख्या को कहा जाता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप जो है 0 को भी परिमेय कह सकते हैं, 1 2 3 जो है इस तरह से जो संख्याएं हैं जो कि बट्टा में भी 1/2 3/4 4/3 है ना। तो इस प्रकार के जो भी संख्याएं होगी सभी को जो है हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जस्ट इसका उल्टा होता है, जो कि यानी कि परिमेय का हम परिभाषा भी जस्ट इसका उल्टा दे सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जैसे कि √2 √3 √5 इस प्रकार की जो संख्याएं होगी सभी जो है अपरिमेय संख्या होगा। अब जो है वास्तविक संख्या उसके बाद। तो वास्तविक संख्या जो है, तो वास्तविक संख्या होता क्या है, तो अपरिमेय और परिमेय का ही जो एक सदस्य यानी कि एक फैमिली बनता है, एक परिवार बनता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो मेल होता है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का एक परिवार बनता है मिलने से, जो कि वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इसमें परिमेय भी मिक्स रहता है और अपरिमेय भी रहता है, दोनों रहता है। दोनों संख्याओं को हम लोग यानी कि आप अगर किसी बोरे में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को लेकर के घूमिए और कोई पूछे कि इसमें क्या है तो आप कह सकते हैं कि इसमें भैया वास्तविक संख्या है, यानी कि दोनों परिवार मिला हुआ है। अब रही बात एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम प्रयोग जो होता है, हम लोग शुरुआती क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग एल्गोरिथम विधि से यानी कि SCF निकालते हैं, जिसको मॉसो भी कहते हैं, जो कि आप बचपन में 5-6 क्लास में पढ़े होंगे कि जो है कैसे SCF निकाला जाता है, LCM निकाला जाता है। तो अब जो है उसको आप जो है यहाँ पर क्लास 10th में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है कहता है कि हम लोग वहाँ सीखे थे तो जनरली तरह से सीखे थे मॉसो लॉसो निकालना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है जो कि कहता है कि एल्गोरिथम विधि से जो है SCF ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम
तो एक विशेष प्रकार की समस्या जो है, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने का एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। यानी कि जो एल्गोरिदम है वो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहा जाता है। उसके बाद है लेमा। तो लेमा क्या होता है? तो लेमा एक विशेष प्रकार का सिद्ध कथन होता है। लेमा जो है एक प्रकार का सिद्ध कथन होता है, जिसकी सहायता से दूसरे कथनों को सिद्ध किया जाता है। जिसकी सहायता से क्या किया जाता है? दूसरे कथन को सिद्ध यानी कि साबित किया जाता है। तो लेमा एक विशेष प्रकार का सिद्ध कथन ही है, सिद्ध किया हुआ कथन है, जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये नंबर सिस्टम थोड़ा सा हम जो है बताने का प्रयास किए हैं, अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो है इसी तरह से प्यार लौटाते रहें, ताकि हमें एक प्रकार का मोटिवेशन मिले, आप लोगों से प्रेरणा मिले, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम बना करके आप लोगों तक भेजते रहें। तो जय हिंद, जय भारत। चलिए उसके बाद है अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जैसे शून्य क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक? शून्य क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक? तो दोस्तों शून्य जो है, शून्य न धनात्मक है न ऋणात्मक है। जैसे होता है ना कि धनात्मक संख्या यानी कि प्लस, जैसे कि 2 हो गया या प्लस 0 हो गया, और ऋणात्मक में जैसे कि -2 हो गया या -0 हो गया। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि शून्य क्या है, शून्य धनात्मक है या ऋणात्मक है? जैसे कि हम लोग जब संख्या पद्धति पढ़ते हैं, ये जो संख्या पद्धति है, तो संख्या पद्धति में क्या होता है ना कि एक रेखा है, यानी कि इस पर एक मूल बिंदु 0 है, और हम लोग जो इसके जो दाईं तरफ चलते हैं तो दाईं तरफ का ऋणात्मक वैल्यू होता है, और इसके दाईं तरफ चलते हैं तो दाईं तरफ का क्या होता है? वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, तो इसमें एक 0 जो ये जो बीच का पॉइंट है, तो ये क्या है? प्रश्न उठता है कि भाई 0 क्या है, एक धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है? तो यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। क्यों? तो क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जुड़ के या फिर घट के उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करता है। जैसे कि अगर हम धनात्मक संख्या में 2 जोड़ देते हैं, ये 2 जोड़ते हैं, 2 धनात्मक है तो ये 7 होता है, यानी कि परिवर्तन हुआ। 5 में 2 जोड़ने से 7 आ गया, और 5 में 2 घटाने से 3 आ गया। तो यहाँ पे संख्या में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 0 है, 0 को ना तो जोड़ने पर कोई संख्या में परिवर्तन होता है, ना ही किसी संख्या में से 0 को घटाने में। तो ना जोड़ने में ना घटाने में संख्या में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, तो हम कहेंगे कि 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है टॉपिक कि किसी संख्या को 0 से भाग देने पर उसका मान में क्या परिवर्तन होता है। किसी संख्या में 0 से भाग करने पर उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो कहेंगे कि किसी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका जो मान होगा ना वो अनंत होगा। अनंत का मतलब हो गया कि अपरिभाषित, यानी कि किसी भी नतीजा पर नहीं पहुंचना, है ना। जैसे कि 2/0, यानी कि 0 से 2 में भाग करेंगे तो ये इसका नतीजा जो होगा अनंत होगा, यानी कि किसी भी नतीजा पर हम पहुंचेंगे नहीं, तो इसी को अनंत कहते हैं। लेकिन अगर किसी संख्या से 0 में भाग करें, किसी संख्या से क्या करें? 0 में भाग करें, 0 में, किसी संख्या से 0 में अगर हम भाग करते हैं तो वह 0 के बराबर होता है। तो कैसे? तो क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाई 0 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 0 मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं है तो हम उसको विभाजित कैसे कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पर जो है 0 का विभाजन नहीं होगा, यानी कि किसी भी संख्या से, किसी संख्या से 0 में भाग करने पर, किसी संख्या से किस में भाग करने पर? 0 में भाग करने पर, भाग देने पर वह 0 के बराबर होता है, क्योंकि हम 0 को बांट नहीं सकते, 0 को बांट नहीं सकते हैं, इसलिए 0 0 रहेगा, उसको हम बांट नहीं सकते। जैसे कि हम 5 को बांट सकते हैं, जैसे 4 है, 4 रुपया है,
उसको अगर कहेगा कि अगर 4 आदमी बांटे तो 1-1 रुपया पड़ेगा, बांट सकते हैं। 10 रुपया है, 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं जितने लोगों में बांटना हो। लेकिन अगर कहे कि 0 को भैया बांट दीजिए 5 लोगों में, तो हम 0 मतलब कुछ है ही नहीं, तो हम क्या बांट सकते हैं, इसलिए 0 के बराबर होता है। तीसरी उसके बाद का टॉपिक जो है, उसका बाद है कि किसी संख्या पर अगर रूट है तो रूट का मतलब होता है कि उस संख्या पर जो घात होगा वो 1/2 होगा। कहने का मतलब है कि अगर रूट में 3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 1/2 के बराबर, यानी कि रूट का मतलब होता है 1/2। उसी प्रकार किसी संख्या के घनमूल का भी मतलब होता है उस संख्या पर क्या है, 1/3 घात है, अर्थात पावर है। जैसा कि आप घनमूल में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का है, यहाँ जैसे करनी आप करते हैं तो अगर ये बाहर निकलेगा तो 1/3 घात हो सकता है।